सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे और इस संयोग से दोनों ही विषय केंद्र सरकार के फैसले से जुड़े हुए हैं। पहला जो हमारा विषय है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली राज्य के संदर्भ में लिए गए फैसले को लेकर है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में एक फैसला केंद्र सरकार ने लिया। केंद्र सरकार ने अपने फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के दिए गए दिशा निर्देशों को पलट दिया है। दिल्ली सरकार अर्थात केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसे अचानक लगा था कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब वही शक्ति संपन्न हो गई है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना दमखम दिखाया है। एक अध्यादेश के माध्यम से वो तमाम निर्णय को यू टर्न पे ला दिया है, जिसके आधार पर केजरीवाल को लग रहा था कि अब वह भी बाकी राज्यों की तरीके से सुंदर रूप से काम कर सकेगी। तो हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी है जिसके तहत केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को इस प्रकार का फैसला लेना पड़ा। दूसरा जो हमारा विषय है वो नोटबंदी के संदर्भ में। कुछ साल पहले एक नोटबंदी का फैसला हुआ था, जिसके तहत मार्केट में चल रहे 500 और 1000 के नोटों को अचानक बंद कर दिया गया था। उसी समय पर देश को एक नया नोट मिला था, वो नोट 2000 रुपए का था। अब सरकार ने एक बार फिर फैसला लिया है और इसके तहत 2000 के नोटों के वो चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। बस राहत की बात इतनी है कि इस प्रक्रिया में कुल 4 महीने का समय लगाने की बात कही गई है। क्या ऐसी परिस्थिति बनी है जिसके तहत यह सरकार एक बार फिर नोटबंदी के रास्ते की ओर मुखातिब हुई है? क्या बदल जाएगा देश में? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन नोटों को बाजार में लाया गया था और किन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाने के चलते इन नोटों को बाजार से बाहर ले जाया जा रहा है? दोनों विषय खासे महत्वपूर्ण है। पहले चरण में हमें जिस विषय पर बात करनी है वह केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में चले आ रहे टकराव को लेकर है। दरअसल 2013 में अस्तित्व में आए केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य के अंतर्गत जिस प्रकार की पकड़ बनाई है वो अपने आप में अचंभित करती है। लेकिन यह सरकार अपने कामकाज को लेकर तो सुर्खियों में रहती है और उसके साथ साथ वह टकराव को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। क्यों ऐसे टकराव की नौबत आती है? जब जब केजरीवाल कोई फैसले लेते हैं, केंद्र सरकार को लगता है कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और शायद इसीलिए इस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं, पर इस सिलसिले को समझने के लिए जो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कदम के संदर्भ में कुछ समझने विचारने की कोशिश करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन्हीं परिस्थितियों को संबंधित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि अधिकार विनाशकारी प्लेग की बीमारी के समान है। क्या जिसे छूता है उसे ही भ्रष्ट कर देता है। शैली के द्वारा ये बात कही गई थी। अब मूल बात जो समझने की है वो ये है कि किसी भी शख्स को या संस्था को सार्वजनिक तौर पर काम करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। वो अधिकार दरअसल इस बात के लिए प्राप्त होते हैं कि उससे कुछ दायित्वों के पालन की अपेक्षा होती है। उन दायित्वों का पालन करने के लिए उसे अधिकार संपन्न किया जाता है। पर पिछले कुछ समय से यह चलन में आ गया है कि लोग अपने दायित्वों के लिए कम और अधिकारों के लिए ज्यादा बात करते हैं। दायित्व भूल जाते हैं, अधिकार को प्राथमिक तौर पर याद रखना चाहते हैं और शायद यही टकराव की वजह होती है। इस बात पर ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है उसके प्रतिनिधि के तौर पर सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी जो इस फैसले के चलते परेशानी महसूस कर रही है, उस पूरे विपक्ष को एकजुट कर लेना चाहती है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर किशोर झा जी हैं। और इन दोनों के बीच में संविधान की मर्यादाओं को समझाने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रमुख सचिव रहे देवेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम किशोर झा जी से ही करते हैं। क्या है किशोर जी, देश में इतने राज्य हैं, इतने राज्यों में तमाम विपक्षी दलों की सरकारें हैं, पर दिल्ली में ऐसा क्या करते हैं आप जिसके चलते जब भी कोई बात होती है आप ही के साथ होती है? क्यों? देखिए डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार जब 2013 में बनी थी तो उसके बाद से प्रशासन का, शासन का एक नया मॉडल देश के सामने आया कि किस प्रकार से आप, अगर आपकी इच्छा हो और सरकार चाहे तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम 70 वर्षों में देश में कहीं भी नहीं हो पाया, किसी राज्य में नहीं हो पाया, केंद्र के अधीन आने वाले व्यवस्था में भी नहीं हो पाया, वो काम किस प्रकार से हो सकते हैं। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व काम हुए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक का काम हो, चाहे वो बेहतरीन अस्पतालों के अपग्रेडेशन का काम हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो, ये सभी काम
जिस प्रकार से पानी के क्षेत्र में काम हुआ, जिस प्रकार से बिजली के क्षेत्र में काम हुआ, वो एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। और उस मॉडल से प्रभावित होकर अब देखिए कि उस मॉडल का असर जो है कहीं ना कहीं आपको पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में, ये हमारे फुटप्रिंट जिस प्रकार से फैल रहे हैं उसी मॉडल का इम्पैक्ट है, असर है। अब ये चीज जो है, केंद्र की जो तानाशाह सरकार है उसको ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्हें चाहिए कि पूरे तरीके से लचर व्यवस्था जिस प्रकार से उन लोगों ने दूसरी पार्टियों के सहयोग से 70 वर्षों में देश में बनाई रखी, उसी प्रकार से व्यवस्था चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई सुधार नहीं आना चाहिए। देश का जो नागरिक है, आम नागरिक, वो जागरूक ना हो, शिक्षित ना हो, स्वस्थ ना हो, नौकरी चाकरी ना करने वाला हो, कमाने खाने वाला ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था उन्हें नहीं चाहिए। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को उन्होंने 2015 से पहले दिल्ली के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में रहता था, जिस वजह से दिल्ली की फंक्शनिंग स्मूथ थी। और 2015 में जिस प्रकार से हमने पहले 49 दिनों की सरकार चलाई, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण स्टैब्लिश किया कि इन्होंने आते ही, हमारी सरकार जो दोबारा आई 2015 में, तो हमसे सबसे पहले एसीबी का कंट्रोल अपने पास ले लिया, फिर उसके बाद हमसे जो है सर्विसेज डिपार्टमेंट का कंट्रोल हमारे से ले लिया। अब आप एक स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पे मुख्यमंत्री अपना प्यून भी खुद सेलेक्ट करके नहीं रख सकता। ये कितनी अजीब स्थिति है। क्या इसे आप संघीय ढांचा कहेंगे? क्या इसे आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहेंगे? क्या एक केंद्र सरकार का जो बड़े भाई वाला रवैया एक छोटे भाई के साथ होना चाहिए, उसे आप जस्टिफाई करेंगे? ऐसा कोई जस्टिफाई नहीं करता। 8 साल लंबी लड़ाई लड़ी हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 8 साल के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, संविधानिक बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उन्होंने ये माना कि ये फैसला बिल्कुल सरासर कानून के खिलाफ था और उस फैसले को सेट असाइड किया। और उसके मात्र 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से उस पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल के रख दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि इस स्थिति में दिल्ली की जनता क्या करे? अब इस स्थिति में दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो चुने हुए विधायक हैं, दिल्ली की कैबिनेट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करें, कहां जाएं? तो हमें लगता है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है। जनता ने ही माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार वोट देके दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना है, और अब जनता की अदालत में ही फैसला होगा। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग रिव्यू पिटीशन डालेंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे, केंद्र सरकार के फैसले को। और जाहिर सी बात है, जो दिल्ली का हक है, जो दिल्ली जो जायज अपनी मांग है, उस मांग को हम लेके रहेंगे। केंद्र सरकार, मेरे को सवाल है, आपने काफी विस्तार से बात कह दी। 1 मिनट किशोर जी, एक तो आपकी बात से मैं बड़ा अचंभित हो गया कि पूरे देश में अगर स्वास्थ्य में कहीं काम हुआ तो दिल्ली में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम हुआ तो केवल दिल्ली में हुआ 70 साल में। ये ममता बनर्जी, ये नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू बताते हैं, ये नवीन पटनायक जो अपने उड़ीसा के संदर्भ में इतना गर्वित करते हैं, एक भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में है, वो भी छत्तीसगढ़ मॉडल की देश के संदर्भ में बात करते हैं। इन सबको क्या करना चाहिए? चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कोई कुछ नहीं कर पाया जो आप कर पाए। कमाल हो गया। तो एक तो ये जानना चाहते हैं, जिनकी मदद आप मांग रहे हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अब हम सबके पास जाएंगे और सबसे कहेंगे हमारी मदद करो, आपने तो बता दिया, तो नकारा लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं हुआ, देखो काम तो हमने करके दिया। तो एक तो इसकी पुष्टि चाहता हूं आपसे, वाकई ऐसा है। दूसरा ये भी समझना चाहता हूं कि 30 राज्य हैं देश में, और किसी राज्य में तो ऐसी दिक्कत नहीं है, आपके पंजाब तक में ऐसी दिक्कत नहीं है। दिल्ली में कर क्या रहे हैं ऐसा, जिसके चलते आपको अधिकार संपन्न बनाने में केंद्र को खतरा महसूस होता है? इस पर कुछ विचार करेंगे आप? अब आपकी सरकार तो कट्टर ईमानदार सरकार थी, पर देखने में क्या आ रहा है, कट्टर ईमानदार सरकार के मंत्री बेईमानी के आरोपों में जेल में है, और जिस सुप्रीम कोर्ट ने आपके संदर्भ में यह फैसला दिया, वही कोर्ट आपके उन मंत्री रहे लोगों को बेल तक देने को तैयार नहीं है। तो इस पर कुछ टिप्पणी आए तो फिर मैं सुप्रीत जी आपके पास आऊं।
पहला सवाल किया कि देश में, पूरे देश में क्या शिक्षा क्षेत्र में कहीं काम नहीं हुआ। देखिए, हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, केंद्र सरकार का जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, उनके आंकड़ों के हिसाब से देश के अंदर तकरीबन 60,000 स्कूल पिछले 6 वर्षों में बंद हुए हैं। 60,000 स्कूल। मात्र हरियाणा के अंदर जो है 6,000 से अधिक स्कूल बंद किए गए हैं, जो सरकारी स्कूल हैं। और उसी उसी परिवेश में, उसी परिस्थिति में, उसी वक्त में, उसी समय में दिल्ली के अंदर जो है लगातार नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। लगातार स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। और जहां तक हमारी तुलना किसी अन्य राज्य से करने की बात है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो उनकी जो लिस्ट है उसमें शिक्षा ऊपर ना आती हो, काम करने वाली जो लिस्ट है उसमें शिक्षा का लेवल जो हो पहले नंबर पे ना हो, स्वास्थ्य जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में ना हो। तो इसी प्रकार से हमारी सरकार जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और जनता की मूलभूत सुविधाएं, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है और हम इसके ऊपर काम करते हैं। बाकी जो सरकार जिस चीज के, कोई सरकार जात धर्म की लड़ाई लड़ती है, कोई सरकार हिंदू मुस्लिम को प्रायोरिटी बनाती है। वाह किशोर जी, आपने बता दिया, ये नीतीश कुमार एक निकम्मा आदमी है। ये ममता बनर्जी भी जनता के लिए काम नहीं करती हैं, ये लोग तो कोई दूसरे काम करते हैं। आप उदाहरण योगी आदित्यनाथ का दे रहे हैं, लेकिन आपने खारिज बाकी सारे राज्यों को किया है। विचार कीजिएगा अपने दावे के संदर्भ में। देखिए, मैं सुखप्रीत जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं। लोकतंत्र में बताया जाता है कि 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कांग्रेस को तो आप बड़ा घेरते थे कि बताओ, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। ये आपने क्या किया भाई सुप्रीत जी? दिल्ली सरकार के संदर्भ में संविधान की भावना के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया, आपने रातों रात अध्यादेश लाके उसे पलट दिया। थोड़ा रोशनी दीजिए ना सुप्रीत जी, ये क्या किया आपने, क्यों किया आपने? सबसे पहले ना इस चीज के लिए हमें हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। एक सरकार ऐसी है जो कि पूर्ण राज्य और यूटी में फर्क नहीं समझती। उनको ये समझ नहीं है, केजरीवाल सरकार को, शीशमहल भ्रष्टाचारी सरकार को, इनको ये समझ नहीं है कि पूर्ण राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें क्या राइट्स और क्या होता है। यूनियन टेरिटरी में आपको केंद्र सरकार के साथ मिलजुल के प्यार से आगे बढ़ना होता है और जो भी आपके पास अधिकार क्षेत्र है उसमें सुप्रीत जी, थोड़ा विनम्रता से माफी चाहूंगा, आपकी शुरुआती बात में काटने के लिए आ गया। ये जो किशोर जी है ना, ये तो नासमझ आदमी है, आपने बता दिया। और अरविंद केजरीवाल भी, उनकी समझ में तो आपको कभी यकीन नहीं रहा। पर भाई, आपकी टिप्पणी जो समझ रहे हो ना आप सुप्रीत जी क्या कह रहे हो, आपकी नासमझी के संदर्भ में जो दावा है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी 4 न्यायाधीश पर भी लागू होता है। क्योंकि दिल्ली में मौजूद सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए, किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, ये किसी अरविंद केजरीवाल ने परिभाषित नहीं किया। ये सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया आदेश है। तो सूर्य जी, थोड़ा समझाइएगा हमें कि क्या आपकी समझ देश के 5 शीर्ष न्यायाधीशों से भी बढ़कर है? 5 जो शीर्ष न्यायाधीश हैं उनमें समझ की कमी है, नासमझ लोग हैं, समझे ही नहीं एक यूनियन टेरिटरी के अधीन बना हुआ राज्य क्या है। ऐसा ही है सुप्रीत जी? जी जी सर, मैं आपको इस बात पे भी आता हूँ। मेरा मानना है न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में लड़ाई नहीं हुई। पहली बार ये अध्यादेश नहीं आया किसी भी इस लेवल पे जहाँ पे ग्राउंड पे ये समझ आ रहा है कि इतनी भ्रष्टाचारी सरकार बन चुकी है। ये जब 10 करोड़ का कोई टेंडर जाना होता है तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए में टेंडर नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ये भ्रष्टाचार करे जा रहे हैं। ये शीशमहल भ्रष्टाचारी सरकार के लिए इस तरह के अध्यादेश से इनको कंट्रोल किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है इनको कंट्रोल करने का। इनको इस लेवल पे हमें, क्योंकि ये एक अभी जो उनके आगे तथ्य रखने हैं, वो रिव्यू पिटीशन नीति आएगी, उसमें तथ्य रखे जाएंगे। जो आज की मानसिकता यही है सर कि पहले भी सरकारें आई हैं हमारी जब खुराना साहब की सरकार थी तो सेंटर में दूसरी सरकार थी, या जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेंटर में वाइस वर्सा थी, और कभी दूसरी सरकारें भी आई हैं, पर इतना विरोध
और इतना एलजी के बारे में बोलना, बुरा शब्द बोलना, ये पहले कभी नहीं हुआ। कभी इतनी सेंटर को लेके खींचतान नहीं हुई। जो इसकी मानसिकता है वो ये है कि बिना बात की पब्लिसिटी लेनी है और उस पब्लिसिटी को किसी तरीके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि हर वो कार्य। दलील आप दे नहीं पा रहे हैं। आपने बताया रिव्यू पिटीशन जब लगेगी ना तब हम तथ्य देंगे। मतलब आपका कहना है कि अभी आपके पास में काबिल वकील नहीं थे जो ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए सर्वोच्च अदालत ने इस टाइप का फैसला दे दिया। ऐसा ही आपका? सर मैं फिर से वो कहूंगा कि जो भी फैसला आया, कार्यपालिका भी उतनी ही सक्षम है, उसने अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए ये अध्यादेश लाया है। अगर ये अध्यादेश गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चैलेंज हो जाएगा और उसमें भी पता लग जाएगा। मेरा मानना है कि अगर सेंटर ये अध्यादेश ला रही है तो उसकी जरूरत है, तभी लाया जा रहा है। जरूरत है तभी लाई जा रही है। जरूरत तो है, पर जरूरत क्यों है, ये सवाल है। तो आपने बताया कि इतनी भ्रष्ट सरकार है कि और किसी के काबू में नहीं आ सकती। क्या आपका दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं है? दिल्ली की जनता ने फैसला लिया, दिल्ली की जनता के फैसले के आधार पर सरकार आई, जीवन भर के लिए तो नहीं आई। फिर चुनाव होंगे, अगर भ्रष्ट है तो बाहर कर दिए जाएंगे, सक्षम है तो दोबारा चुनकर आएंगे। पिछली बार चुन के ही आए थे, डर क्यों है सुप्रीत जी आप? इसमें डर किसी बात का नहीं है सर। इसमें ये है कि अच्छा। आज की जो सिचुएशन है उसमें ये शीश महल भ्रष्टाचारी सरकार के बारे में सबको उजागर होती जा रही हैं चीजें। इस चीज को कंट्रोल करना है। इसकी जो मानसिकता है वो देश विरोधी मानसिकता है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अपने चैलेंज करना, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देना, चाहे कुछ और। जी बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है आपके तर्कों को लेकर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बाद चुनाव हो गया भाई दिल्ली का। दिल्ली की जनता ने उसके बावजूद भी इसी आम आदमी पार्टी को चुना। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया। तो किसको ना समझ समझे? दिल्ली की जनता को। यही मायने हैं आपके। पर इसी दिल्ली की जनता ने देश के संदर्भ में जब फैसला करने की बात आई तो आपको खारिज करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो हम तो मान रहे थे कि दिल्ली के लोग बड़े समझदार हैं। इस कार्यक्रम में पता चल रहा है एक ना समझ लोग एक गलत सरकार और गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा आप अपनी दलील पर। तो मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास आना चाहता हूँ और देवेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूँ, एक संवैधानिक बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को बदलने की नौबत क्या माना जाए इसे? आप तो संविधान के विशेषज्ञ हैं, क्या देखते हैं इसको? देखिए, कोर्ट ने, संवैधानिक बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो, उसने अपना निर्णय दिया और निश्चित तौर पर निर्णय जो लीगल प्रोविजंस हैं उसको सबको देखते ही हुए दिया होगा, कोई उससे अलग हटके नहीं दिया होगा। लेकिन उसके बाद में भी उसमें ये प्रावधान है, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता है, इसलिए लॉ बनाने का काम संसद का है। और इसलिए पहले भी अनेकों उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को विधि बनाकर उसको नल एंड वॉइड किया गया। कोई एक दो निर्णय नहीं, कई निर्णय हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि यस, जो लॉ बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स एक अध्यादेश लागू किया है तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जहां तक अध्यादेश लागू करने की बात है, कानून बनाने के दो प्रावधान हैं। जब सेशन में हो पार्लियामेंट या विधानसभा तब सभा में लाकर, लेकिन जब सत्र में न हो तब यदि कानून बनाना हो और ऐसा समाधान हो जाए कानून बनाना अत्यावश्यक है तो ऑर्डिनेंस लाकर भी कानून बनाया जा सकता है, जिसका वो वही इफेक्ट होता है जो लॉ का होता है। और ये जो कानून होता है, ये जो अध्यादेश है, ये एक स्टेप कैप अरेंजमेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता। इसको निश्चित तौर पर अगले सत्र में लाना पड़ेगा और उसको लॉ का स्वरूप देना पड़ेगा। तो एक ये स्टेप गैप अरेंजमेंट है और मैं समझता हूँ कि स्टेप गैप अरेंजमेंट जब भी कोई चुनी हुई सरकार, क्योंकि देखिए दिल्ली राज्य की स्थिति अलग है, दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, इट इज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी। आर्टिकल 239A जब जोड़ा गया तो उसमें उस नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिया हुआ है और वहां का जो कैडर है वो टेरिटरी वाला कैडर है, उसका जो नियंत्रण है वहां के कैडर का वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में रहता है। तो ये एक अलग स्टेटस है, लेकिन ये जरूर है कि उसमें ये कह दिया गया है कि वहां पर एक विधानसभा होगी, लेकिन लॉ बना जो दूसरे राज्यों के लिए शेड्यूल 2 में जो लॉ केवल
अन्य राज्य ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल 2 के लॉ बनाने का भी अधिकार पार्लियामेंट को है। और ऐसी स्थिति में यदि ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, अच्छा ऑर्डिनेंस से कोई पूरा परिवर्तन नहीं कर दिया गया है, नल एंड वॉइड नहीं किया है जजमेंट को, नल एंड वॉइड नहीं करते हुए एक व्यवस्था बना दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी चाहा था कि यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है तो कोई कानून बनाए, तो उन्होंने एक ट्रिब्यूनल जैसा बना दिया जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और एक होम सेक्रेटरी है। और कोई माफी चाहूंगा देवेंद्र भाई, थोड़ी स्पष्टता चाहिए आपसे। इसमें तो कोई संशय नहीं कि संसद की सर्वोच्चता है, कानून बनाने के संदर्भ में उस पर चुनौती कहाँ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया था कि अधिकार संपन्नता चुनी हुई सरकार को होना चाहिए, ना कि एलजी को। जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें चुनी हुई सरकार को खारिज करके एलजी को अधिकार संपन्न बनाया गया है, ऐसा बोध होता है। ये बोध सही है या ये बोध गलत? इतना समझे। ये बोध गलत है, ऐसा बोध इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो निर्णय लेगी वो तो चुनी हुई सरकार ही लेगी, मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केवल एक व्यक्ति नहीं लेके, जैसा कैबिनेट निर्णय लेता है वैसा एक चुनी हुई सरकार के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक बोर्ड बना दिया जिसमें मुख्यमंत्री हैं, उसके मुख्य जो मुख्यमंत्री हैं और उनको असिस्ट करने के लिए 2 सेक्रेटरीज हैं। ये तीन लोग मिलकर लॉ बनाएंगे। और प्रावधान तो है ही, जो भी लॉ बनता है चाहे वो स्टेट में बने चाहे वो नेशनल टेरिटरी में बने, लॉ बनाने के बाद में उसका अनुमोदन के लिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में जाता ही है। और जैसे गवर्नर उस लॉ के गवर्नर के पास में ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि वो चाहे तो उससे सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है या वापस भेज सकता है, वही प्रोविजन यहाँ पर भी है। तो इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी और लूंगा। जो राज्यों के संदर्भ में प्रावधान है, अगर राज्यपाल असहमत होते हैं तो वापस लौटाते हैं, और अगर विधानसभा उसे दोबारा पारित कर देती है तो वो उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। इस अध्यादेश के संदर्भ में बताया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो राज्यपाल अंतिम होंगे। क्या ये सही है या गलत है? वो ये है कि यदि उनसे सहमत, मतलब बहुमत की राय को राज्यपाल जो है वो अनुमोदित करेंगे। बहुमत को करें, 3 में से यदि 2 मेंबर यदि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जो भी उनके पास में जाएगा उसको वो अनुमोदित करेंगे। और तो मेरा ये सीधा सवाल है, 2 सेक्रेटरीज किसके प्रतिनिधि? केंद्र सरकार के। तो एक चुनी हुई सरकार का मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री 2 केंद्र सरकार के कारिंदों के बहुमत का मोहताज रहेगा। देव वर्मा जी, क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की भावना के अनुरूप है ये चीज? नहीं, देखिए संविधान की भावना के अनुरूप नहीं होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि दिल्ली राज्य जो है पूरा राज्य नहीं है। दिल्ली कैपिटल नहीं, मतलब दिल्ली जैसे अन्य राज्यों से दिल्ली राज्य की तुलना नहीं की जा सकती, और दिल्ली राज्य है भी नहीं। इट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी जिसमें एक लेजिस्लेचर रहेगा, ये प्रावधान है केवल। लेकिन ये कोई फुल राज्य नहीं है जैसे दूसरे राज्य हैं। कुल मिलाकर बार बार दलील यही दे दी जाती है दिल्ली के संदर्भ में कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। और जब दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है तो भले ही विधानसभा है, लेकिन अधिकारों के तौर पर वैसी संपन्नता नहीं हो सकती। तो मैं वापस आपके पास आता हूँ किशोर जी, क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली में अब दरअसल विधानसभा की जरूरत ही नहीं? बेहतर होगा साफ सफाई बाकी व्यवस्थाओं के लिए एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसी को शक्ति संपन्न कर दिया जाए, बाकी व्यवस्था केंद्र सरकार ही देख ले। एक ऐसी दबी कुचली विधानसभा के बने रहने का कोई औचित्य है किशोर जी? क्या आपको नहीं लगता है इस विषय में विचार होने की जरूरत है? डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से देवेंद्र वर्मा जी आर्गुमेंट रख रहे थे, मैं सोच के बड़ा हैरान था कि संविधान के विशेषज्ञ हैं और संवैधानिक चीज़ों का समर्थन और गैर संवैधानिक चीज़ों का विरोध करेंगे वो। लेकिन देखिए, ये आर्गुमेंट दिया जाता है बार बार कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली विधानसभा का गठन जब 1993 में हुआ था और 239 ए प्रोविजन को जोड़ा गया था, तो उस वक्त 3 चीजें, दिल्ली की 3 चीजें, जब दिल्ली के विधानसभा का गठन हुआ तो 3 सब्जेक्ट्स को जो है सेंटर के अधीन दिया गया, जिसमें पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड था। और उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स जो थे उसके ऊपर कानून बनाने की ताकत दिल्ली विधानसभा को ही दी गई थी। और ये व्यवस्था लगातार 20 वर्षों तक चली, जब 5 वर्ष भाजपा की सरकार थी और 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी। अचानक 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। 49 दिन की सरकार एक तरीके से बहुत ही शानदार काम करती है, जो 28 सीटों के साथ बनी सरकार थी। और उस 49 दिन के काम को देखने के बाद जब 2015 में हमें 70 में से 67 सीटें मिली और एसीबी
ने करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन किया पूरी दिल्ली के अंदर, तो केंद्र सरकार पूरे तरीके से सख्ते में आ गई कि अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो इनके मॉडल का जवाब देने के लिए या इनके कार्यप्रणाली का जवाब देने के लिए हमारे पास कोई मॉडल नहीं होगा कि अगर ये इतना शानदार काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी वजह से एसीबी को छीना गया, इसी वजह से सर्विसेज डिपार्टमेंट को वापस ले लिया गया। मुझे देश में एक राज्य बताइए जहां सर्विस डिपार्टमेंट, एक राज्य या यूटी बताइए जहां सर्विस डिपार्टमेंट सीएम को रिपोर्ट नहीं करता है, वहां का सर्विस डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को रिपोर्ट करता है। देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, और यहां भी नहीं था, दिल्ली में भी नहीं था। दिल्ली के अंदर भी जो है बहुत क्लियर प्रोविजन थे कि 3 सब्जेक्ट्स के अलावा सभी विषयों के ऊपर विधानसभा एम्पावर्ड थी और विधानसभा अपना काम करती थी। लेकिन जिस तरीके से एक अनसिक्योर्ड इनसिक्योर्ड तानाशाह जब केंद्र में बैठा, तो उनको जो है विपक्ष की, देखिए ये भाजपा के जो प्रवक्ता है मल्होत्रा जी, ये कह रहे थे कि मिलजुल के काम करना चाहिए। ये शिवसेना नाम की इनकी सहयोगी पार्टी होती थी, उस पार्टी को खा गए महाराष्ट्र में। ये बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी को खाना चाहते थे। ये जो है अपने सहयोगियों के को साथ लेके नहीं चल सकते, ये एक विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु से लेके आप जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, और जहां जहां आपके पास उदाहरण हैं ढेर सारे, जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सुपर एक्टिव मोड में रहते हैं, जबकि उनकी अपनी संवैधानिक लिमिट्स हैं, वो उनको अपने दायरे को बार बार क्रॉस करते हैं। ये कुल मिला के विपक्ष की सरकारों को ये बर्दाश्त नहीं करते। मेरे पास समय सीमित है, वापस मैं सुप्रीत जी आपके पास आना चाहता हूँ। जब इतने ही परेशान आप हो तो ये अध्यादेश केवल और केवल अधिकार संपन्नता के संदर्भ में क्यों लाए? आपको नहीं लगता है दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में एक मजबूत सरकार है, दिल्ली में चुनी हुई नगर पालिका है, खत्म करो, ये विधानसभा की जरूरत क्या है? दिल्ली के संदर्भ में फैसले तो केंद्र सरकार ही ले लेगी। आपको नहीं लगता सुप्रीत जी समय आ गया है कि दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर खत्म ही कर दिया जाए? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, खत्म। आप कैसा लगता है? हिमांशु भाई, मैं ना आपको यही बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने अभी बोला ना एमसीडी की चुनी हुई सरकार, आपको याद होगा, मेरे को याद होगा, अभी ये थोड़े दिन पहले जैसे ही इलेक्शन आने थे ना, उससे 2 दिन पहले ये पहुंच गए थे कूड़ेदान के आगे। और ये प्रोपोगंडा का सरकार का इनका जो तरीका है वो यही है। इन्होंने काम नहीं करना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। मकसद इनका कभी भी सेंटर के साथ मिलके स्टेट के बारे में सोचना नहीं रहा। दिल्ली कम से कम 25 साल पीछे जा चुकी है। जो दिल्ली इस टाइम पे सबसे ज्यादा विकसित राज्य था, वो आज पिछड़ा हुआ राज्य ज्यादा बन चुका है। सड़कों से लेके A to Z कोई वो नहीं है। जो ये बोलते ना सेहत ये, तो मैंने बात बताओ ना सुप्रीत जी, आप वापस उन्हीं बातों पे आ गए। ये दिल्ली के लोगों को आप इतना मूर्ख क्यों मानते हैं? भाई दिल्ली के लोग जैसा बहुमत आम आदमी पार्टी के प्रति देते हैं, ऐसा बहुमत तो किसी और राज्य में किसी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखता। आपको नहीं मिलता। इतनी सीटें तो आपको गुजरात में भी नहीं मिली। तो क्या माने आप? आपकी बातों से दिल्ली में ना समझ लोगों का बसेरा हो गया है, मूर्ख लोगों की बस्ती हो गई है दिल्ली। खामखा में लोग दिल्ली दिल्ली करते हैं। दिल्ली के लोगों पे ना दिमाग है ना दिल है। ये कहना चाहते हैं आप? बार बार जिस तरह आप खारिज कर रहे हैं। मैं सर फिर से वही बात, दिल्ली के लोग ना समझ नहीं है, ये ना समझ के लोगों के हाथ में आई हुई सरकार है। ये प्रॉब्लम ये है, दिल्ली के लोगों को तो पता है कि ये एनसीआर है, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित प्रदेश। मैं फिर माफी चाहता हूँ बार बार रोकने के लिए। ना समझ लोगों के हाथ में आई हुई सरकार है, किसके द्वारा? अपने अब रात में मतलब सपना आया और सुबह आकर ये जो है सेक्रेटरीट में बैठ गए दिल्ली के। चुना तो दिल्ली की जनता है नहीं है, ना समझ लोगों को चुन लिया। वाकई आपसे ना अपेक्षा, मतलब मैं हमेशा अपेक्षा करता हूँ कि दूसरे बात को पूरा रखना चाहिए। पहली चीज ये है, ना समझ लोगों के हाथ में आई हुई सरकार। दिल्ली के लोग नहीं गलत किया, लेकिन इन लोगों को सरकार को कैसे चलाया जाता है, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें काम करने के लिए क्या रास्ते होते हैं वो नहीं आ रहे। इनको सिर्फ प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजमेंट और इस तरीके से ही दिखाना है। इनको काम करना हो अगर तो जमीन पे उतरना पड़ेगा। जमीन पे ये लोग जीरो हैं। थोड़े दिन पहले आतिशी आई थी लाइव और अपने स्कूल को दिखा रही थी। वहां पे उस स्कूल में A to Z प्रॉब्लम थी। तो वो जो
जो न्यूयॉर्क सुरपुरी जी के बाद हमारी तो समझते पर है, तो मैं आखिरी बार देवेंद्र वर्मा जी आपसे टिप्पणी चाहता हूँ। इतना यूनियन टेरिटरी, ऐसा राजधानी, ऐसा क्षेत्र, इसका दर्जा नहीं, क्या आपको नहीं लगता है? मैं ऐसे नहीं, तो वैसे सही सुरपुरी जी बोली चुके हैं, ऐसे तो ये काबू में आएंगे नहीं। तो ये अध्यादेश इसके लिए क्यों ला रहे हैं? आपको नहीं लगता काबू में लाने का बेस्ट तरीका है खत्म ही कर दो दिल्ली के राज्य विधानसभा के दर्जे को? क्या कहते हैं आप? इसमें कोई दिक्कत है? अध्यादेश से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कानून बना सकते हैं, नहीं बना सकते? पहले तो मैं ये बता दूं कि किशोर जी जो कह रहे हैं कि दिल्ली के राज्य को नियमबद्ध कानून बनाने का पूरा अधिकार 299 में दिया है, ऐसा नहीं है। उसके एक क्लॉज में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट के शेड्यूल में लॉ बना सकती है, ये प्रोविजन और दूसरे राज्यों के लिए नहीं होता। वो दूसरे राज्यों के लिए केवल शेड्यूल 1 और कॉन्करेंट लिस्ट, इसी में लॉ बना सकती है। तो इसका स्टेटस उस कानून बनाने के अधिकार से ही बिल्कुल अलग है। दूसरा और बता दें, जैसा कि कह रहे हैं आप, क्योंकि 66 तक, जब तक 1940 थे, उसके बाद में इसको एक राज्य का दर्जा दिया। ये एक पॉलिटिकल निर्णय भी बहुत होते हैं, तो एक राज्य का दर्जा दिया, लेकिन राज्य का दर्जा देने के बाद में भी इसको क्लासिफाई तो यूनियन टेरिटरी में ही किया है। ये स्टेट में इट इज क्लासिफाइड इन द यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के लिए जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अंतर्गत ही इसका संचालन होता है। अब इसमें जो इलेक्टेड सरकार है, वो यदि कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करे, जैसा कि शुरू से अभी तक होता रहा, चाहे भाजपा का शासन हो, चाहे कांग्रेस, दो बार कांग्रेस ने भी शासन किया 2014 तक, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि इन कंसल्टेशन होता है, ब्यूरोक्रेसी के साथ में भी इन कंसल्टेशन और इसके साथ में होता है। लेकिन एकदम से किसी को बहुत अधिकार अचानक से प्राप्त हो जाते हैं, जितना अनएक्सपेक्टेड होता है, तो शायद एक दिमाग में ऐसी भ्रांति हो जाती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जबकि दिल्ली राज्य के संबंध में, दिल्ली स्टेट के संबंध में, एनसीटी के संबंध में सब कुछ करने का अधिकार लेजिस्लेचर को नहीं है। अब जब कानून नहीं था, क्योंकि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को सारे अधिकार होने चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसके संबंध में केंद्र चाहे तो कानून बना सकती है। उसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कानून बनाने की स्थिति नहीं थी, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। तो हम कुल मिला के बातचीत के मर्म पे पहुंचे, तो कुल जमा बात इतनी निकल कर आती है कि दिल्ली की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती। दिल्ली वस्तुतः केंद्र शासित प्रदेश है, देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार का दखल रहना ही है। अब जो जना दिल्ली राज्य में बहुमत प्राप्त कर रहा है, ये उसके विवेक, उसकी समझदारी, उसकी कुशलता पर है कि वह केंद्र के साथ समन्वय बनाकर किस जगह से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अधिकार संपन्न कर पाए। अगर आप टकराव के रास्ते पर रहेंगे तो तय बात है कि ये तो देश के संविधान में वर्णित है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में झगड़ा है तो हमेशा केंद्र का पलड़ा भारी रहना है। तो कुल मिला के केंद्र का पलड़ा भारी रहेगा। सुखप्रीत जी ने बता दिया ऐसे काबू में नहीं आएंगे तो ऐसे काबू में ला दिए जाएंगे। देवेंद्र वर्मा जी ने बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कहा है कि लोकतांत्रिक सरकार को काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को बताया है कि आप चाहें तो इस पर कानून बना सकते हैं। जब उन्होंने कहा तो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। अब कानून बना दिया तो विवाद क्यों? कानून सही या गलत तो हमें किशोर झा जी ने बताई है। जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता की अदालत में मुद्दा रखें, देखें जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना तय है, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के तौर तरीकों को लेकर केंद्र की सरकार की नाखुशी है, और ये नाखुशी सीधे तौर पर फैसलों में व्यक्त होती है। अब या तो केजरीवाल तरीके बदले या केंद्र सरकार अपना नजरिया देखें कौन क्या फैसला लेता है। बहरहाल आप तीनों मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर देश में की गई नोटबंदी को लेकर बात करेंगे। कैसी है ये नोटबंदी? 2000 का नोट जो लंबे समय तक बाजार से गायब था, बताया गया अब स्थायी रूप से गायब हो जाएगा। क्यों? समझेंगे कुछ ही देर में। कहीं जाएंगे नहीं, हम गए हो रहा है।